नमस्कार, मैं हूं सूरज चौहान और आप देख रहे हैं बिंदास बोल। बिंदास में हम आपके सामने मुद्दा लेकर आए लव जिहाद का। भारत के टीवी चैनल के इतिहास में अगर सबसे पहले लव जिहाद शब्द किसी चैनल ने यूज किया था तो सुदर्शन ने यूज किया था। बिंदास बोल में 500 एपिसोड हो चुके और अब तक हम 5 से ज्यादा बार इसको टाइम टाइम पर उठाते रहे हैं और हमने कहा था कि एक दिन ये राष्ट्रीय मुद्दा बनेगा। आज उत्तर प्रदेश सरकार पर आरोप लगा है और यह आरोप केवल एक राष्ट्रीय राजनीतिक पार्टी ने नहीं, उसके अध्यक्ष ने नहीं, बल्कि तमाम मीडिया वाले ये आरोप लगा रहे हैं। केरला से लेके हम देश के किसी भी दूसरे कोने में जाए, कन्याकुमारी से अगर हम शुरू करें तो कश्मीर तक और आसाम से शुरू करें तो मुंबई तक, सब दिशा में, चारों दिशा में आज लव जिहाद है और उसकी व्याप्ति इतनी बढ़ गई है कि अब समाज के कुछ बड़े घटकों को इसको लेकर गंभीरता महसूस होने लगी। हमने तब कहा था कि यह मसला अगर समय पे नहीं रोका गया तो आने वाले दिनों में यह कैंसर बनेगा और अब यह कैंसर किसी बड़े आतंकवाद से भी बड़ा भयानक खतरनाक रूप ले चुका है। कई लाख लड़कियों की, हमारी बहनों की जिंदगी इसमें खराब हो चुकी है और सामाजिक संतुलन और उसके पीछे के षड्यंत्र का यश जो मिला है और उससे देश को, समाज को, धर्म को जो नुकसान हुआ है वो अलग। लेकिन अब भी बहुत टाइम है। अब अगर समय और गवाएंगे तो और ज्यादा नुकसान करेंगे और इसलिए अब और मजबूती से जाग के, समझ के इस विषय का विरोध होना चाहिए और इसलिए लव जिहाद का मुद्दा हम आपके सामने लेकर आए। क्या उत्तर प्रदेश सरकार लव जिहाद को बढ़ावा दे रही है, यह आज का सवाल है और इस विषय पर आपको क्या कहना है, आप अपनी बात को कह सकते हैं। आपके कॉल लेने के पहले मुद्दे को डिटेल में देखते हैं। यूपी में क्यों बढ़ते जा रहे हैं लव जिहाद के मामले? मेरठ से लेकर गाजियाबाद तक लव जिहाद क्यों? किसके निशाने पर है हिंदू लड़कियां? दिल्ली से लेकर लखनऊ तक सियासी बवाल क्यों? यूपी बीजेपी ने मथुरा कार्यकारिणी में बनाया मुद्दा। क्या लव जिहाद के लिए यूपी सरकार जिम्मेदार? शेख को कहते कि पैसा लेके आ जाए। हाँ, उसी जगह। पासपोर्ट और पेपर तैयार है, मैं घंटे भर में आ रहा हूँ लड़की को लेके। ठीक है? वैशाली, वैशाली जी, ये ले, लड़की को बुर्का पहना कर लिया। लेके आओ उसे। ये ले पासपोर्ट। अब बन गई है शरीफा बेगम। जा ले जा इसे और मना ले हनीमून। फिल्म के इस सीन में आपने देखा किस तरह हिंदू लड़कियों का इस्तेमाल होता है। लव जिहाद में जुटे लोग भी कुछ इसी अंदाज में काम करते हैं। लव जिहाद ने पिछले कुछ सालों में तेजी से पांव पसारे हैं। पहले कर्नाटक, फिर केरल और अब यूपी में लव जिहाद के सबसे ज्यादा मामले सामने आ रहे हैं। वैसे पर्दे के पीछे लव जिहाद की साजिशें पिछले कई दशकों से चली आ रही हैं, लेकिन पिछले कुछ सालों में इसने तेजी से हिंदू लड़कियों को अपनी जकड़ में लेना शुरू कर दिया है। उत्तर प्रदेश के मेरठ के खरखोदा में मदरसे में रची गई गैंग रेप और धर्म परिवर्तन की साजिश सबके सामने आ चुकी है। उसके बाद गाजियाबाद के लोनी में नाबालिग लड़की के जबरन धर्मांतरण पर हंगामा चल रहा है। इसके अलावा भी यूपी में न जाने कितने मामले चल रहे हैं। ऐसे में सवाल उठता है कि कौन है इसके लिए जिम्मेदार और यूपी की अखिलेश सरकार इस पर चुप्पी क्यों साधे हुई है? मेरठ का प्रकरण अब स्पष्ट हो चुका है। केवल उसके कारणों की और उसकी प्रक्रिया की तह तक जाने का विषय शेष है। लविंग जिहाद और धर्मांतरण का मिला जुला प्रकरण है मेरठ का ये। और इसको अगर मैं कहूं कि हांडी का एक चावल देखकर उत्तर प्रदेश, विशेष तौर पर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में क्या पक रहा है, इसका अंदाजा हो रहा है। दरअसल लव जिहाद कुछ ऐसे मुस्लिम संगठनों की ओर से रची गई साजिश है जिन्हें विदेशों से भारी भरकम फंडिंग होती है। इसी पैसे के दम पर ये खूबसूरत मुस्लिम युवकों को हिंदू लड़कियों को अपने प्रेम जाल में फंसाने और फिर उनका रेप करके धर्म परिवर्तन करवा देते हैं। कई बार निकाह के बाद इन लड़कियों को विदेशों में भेज दिया जाता है या कई बच्चे पैदा करने के बाद नौकरानियों की तरह इनकी हालत कर दी जाती है। पहले इस तरह की ज्यादातर घटनाएं दक्षिण भारत के केरल, कर्नाटक या महाराष्ट्र से आती थी, लेकिन पिछले कुछ सालों में यूपी में ऐसे मामलों की बाढ़ सी आ गई है। इसलिए यूपी के हिंदू संगठनों ने इस पर हल्ला बोल दिया है। राजनीतिक प्रस्तावों पर इस बात का हम जिक्र कर रहे हैं कि आखिर ऐसी क्यों घटनाएं हो रही हैं।
कि एक वर्ग एक विशेष के लोग दुराचार करते हैं। पहले लड़कियों के साथ उनके रिश्ते की बात होती है, फिर वो दुराचार करते हैं, फिर वो उस विभत्सता का प्रकट कर रहे हैं। तो आखिर क्यों है और उन कारणों को तलाशा जाना चाहिए। लेकिन विपक्षी पार्टियां इसे बीजेपी का सियासी पैतरा साबित करने में लगी हुई हैं। अब मुझे नहीं मालूम है लव जिहाद कौन सा नया उनका शब्द निकल आया, ये अफगानिस्तान से लाए हैं कि पाकिस्तान से लाए हैं कि इराक के ISIS से ले आए हैं, पता नहीं शब्द कहां से ले आए हैं। ये तो ऐसा लगेगा जैसे तालिबाना कोई शब्द हो। मैं इन शब्दों को पसंद नहीं करता हूं। देश में सबको आजादी है और कानून में बालिग को जब पूरी आजादी है तो फिर जिहाद किस बात का। नेता भले ही एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाएं, लेकिन लव जिहाद को लेकर यूपी में सियासत गर्म हो गई है। इसका सबसे बड़ा कारण है कि यूपी सरकार कभी ऐसे मामलों पर सख्त कदम उठाती नहीं दिखती। लव जिहादियों और हिंदू लड़कियों का धर्मांतरण कराने वाले मुल्ला मौलवियों मदरसों को या तो क्लीन चिट दे देती है या फिर दिखावे के लिए लचर कार्रवाई करती है। उसे अपने मुस्लिम वोट बैंक में सेंध लगने का डर रहता है। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या सियासत के डर के कारण लव जिहाद जैसी इंटरनेशनल साजिश को हिंदू समाज के लोग दूर से देखते रहेंगे और कम उम्र की भटकन कहकर हम इस साजिश को नजरअंदाज करते रहेंगे। संजीव तिलवारी और हर्षित शर्मा के साथ धीरज कुमार, सुदर्शन न्यूज ब्यूरो। और लव जिहाद और धर्मांतरण दो अलग मुद्दे नहीं हैं, क्योंकि जब लव जिहाद में लड़की मुसलमान के साथ शादी कर लेती है तो उसके बाद उसका धर्म वैसे भी बदल जाता है। यह कहने भर की बात है कि वो अपने धर्म की पूजा पाठ कर सकती है। अगर ऐसा है तो जन्म लेने वाले बच्चों के नाम इस्लाम के ही क्यों होते हैं? लगातार ऐसे कितने उदाहरण हमारे सामने हैं जो इस देश को देखने के बावजूद आंख बंद करने की जो आदत लगी है उसने इस समस्या को और बढ़ाया। आइए हम इस पूरे 1 घंटे में आपके साथ चर्चा करेंगे, चिंतन करेंगे और उन लोगों को भी जगाने की कोशिश करेंगे जो इसको आज भी मुद्दा नहीं मान रहे। हालांकि राजनेता के बयानों पर मत जाइए, ये तो वोटों के लिए अपने बच्चियों को खुद ही किसी से भी शादी करवा सकते हैं। उन लोगों को बयान से हमको मतलब नहीं। हमारे लिए मान सम्मान सबसे बड़ी चीज है, वोट नहीं। कॉलर के पास चलते हैं। जय हिंद। जय हिंद सर। बोलिए सर। मैं 1000 लड़कियों के पीछे 97 कुछ लड़कियां हैं। मुस्लिमों के साथ साथ शादी करना मंजूर है। हाँ। हमें एक भी नहीं। हाँ सर। हेलो। नहीं, क्या कहना है आपका? हाँ सर, मेरा कहना यह है कि हिंदुस्तान में 1000 लड़के के पीछे 97 लड़कियां हैं। हाँ। मुस्लिम इसमें लॉ में 7 शादी करना मंजूर है। हाँ। और हमें एक शादी करने के लिए एक लड़की नहीं मिल सकती है। और आप खुद सोचिए उनके लिए 7 शादी कर सकते हैं। चलिए धन्यवाद। अगले कॉलर के पास चलते हैं। नए नए तर्कों के साथ अपनी बात को रखें। जय हिंद। हरिओम सुरेश जी। बोलिए। हाँ, प्रथमतः ये लव जिहाद जो केरल व कर्नाटक का जो काफी इलाका इस्लामी गतिविधियों से जो प्रभावित है वहां से शुरू हुआ है। केरल के कोर्ट की तो एक टिप्पणी है कि क्या पुलिस को फिर से ट्रेनिंग देनी पड़ेगी, इतना राजकीय हस्तक्षेप तुष्टिकरण की नीति के तहत हो रहा है। जैसे ही यहाँ के नागरिक जाग उठे, उम्दे हिंदू वीर तरुणों ने विरोध किया। मीडिया ने उन पर मोरल पॉलिसिंग का आरोप लगाया। अनुमान है कि कासरगोड जिला जो वीर परशुराम की भूमि है, वहां से 2,500 से 3,000 हमारी उच्च शिक्षा पाने वाली बेटियां लापता है आज तक। उसका रिप्लिकेट उन्होंने उत्तर प्रदेश में किया, जहां न्याय नीति का नामो निशान नहीं बचा है। सद्य सरकार वोट पाने के लिए किसी भी हद तक जा सकती है। चुनाव में वहां हारेंगे यह विधिलिखित है, परंतु तब तक हमारी कितनी बेटियों को अपना जीवन बर्बाद करना पड़ेगा, ये तो खुदा गवाह है। धन्यवाद। भारत माता। बिल्कुल धन्यवाद। और ये बात वो लोग ध्यान से समझ लें जो कहते हैं कि 2 प्यार करने वाले को तीसरा कौन रोकेगा, क्योंकि जब हमने पहली बार इस पर बिंदास बोल किया था तो कई राजनीतिक दलों ने, बॉलीवुड हस्तियों ने कहा था कि ये प्यार के ऊपर पुलिसिंग है। आप लोग कौन होते हो 2 प्यार करने वाले के बीच में बात करने वाले? अगर ऐसी बात होती तो हम उसमें नहीं आते, लेकिन बात वो नहीं है। बात षड्यंत्रों की है। बात में हाथ में जानबूझकर कलावा बांधा जाता है और ऐसे नाम रखे जाते हैं जिससे आपका धर्म पता न चले, और तब पता चलता है जब सब कुछ लूट चुका loota है। ये विश्वासघात नहीं तो षड्यंत्र नहीं तो क्या है? अगले कॉलर। जय हिंद। हाँ जय हिंद। बोलिए। लव जिहाद के पीछे जिहादियों से ज्यादा नकाबपोश सेकुलरिज्म वाले यूपी के नेता हैं।
मैं आपको बताना चाहता हूँ कि पवित्र प्रेम राधा और कृष्ण को देखकर एक यूपी सूफी संप्रदाय भी आया, लैला मजनू भी आए थे, किंतु उस सत्य एवं पवित्रता के संबंधों तक नहीं पहुंच पाए। आज लव जिहाद भारतीय जनमानस के लिए न सिर्फ एक कैंसर है, बल्कि जनसत्ता प्रति का एक साधन भी हो गया है, और यह वैदेशिक खंडन के तहत किया जा रहा है। एक हिंदू लड़की से 11 से 15 मुस्लिम बच्चे पैदा करके देश की नींव को कमजोर किया जा रहा है, और हमारे यूपी के नेता जाहिर टोपी एवं लाल भरे अंगोछे पहनकर इसको बढ़ावा दे रहे हैं, गिरफ्तार कर रहे हैं। इसमें त्वरित कार्रवाई की जानी चाहिए। धन्यवाद। और ये यहां पर बात केवल शादी करने तक की नहीं है, इनमें एक लड़का कई शादियां करता है और कई शादियों के बाद उस लड़की को वेश्यावृत्ति करने के लिए मजबूर किया जाता है। उसका जब भ्रम निराश होता है तो उसके हाथ में और कुछ रहता नहीं, क्योंकि घर वाले वापस लेने को तैयार नहीं, समाज स्वीकारने को तैयार नहीं, और ऐसे में एक प्यार में ठोकर खाई व्यक्ति या तो वेश्यावृत्ति में जाती है या फिर आत्महत्या कर लेती है। अगले कॉलर। जय हिंद जी, बोलिए। सीपी वशिष्ठ राजस्थान से बोल रहा हूँ जनाब। हाँ, मेरा कहना है कि 1970 में सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया था कि धर्म का प्रचार कर सकते हैं, बलात् धर्म परिवर्तन नहीं। केरल के मुख्यमंत्री ने विधानसभा में लव जिहाद का मुद्दा उठाया, जिसमें 2667 केस लव जिहाद के तहत हुए। एक निजी चैनल पर मैंने देखा कि मनीष तिवारी के बोल इन्हीं के साथी राशिद अलवी ने गोल मोल जवाब दिया। एसपी के नेता नरेश अग्रवाल की बीजेपी यूपी में इसे बेस बनाकर सामाजिक सौहार्द बिगाड़ना चाहती है। वहीं बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने कहा कि अब समय आ गया है। मैं कहता हूं कि अब हिंदुओं को जाग जाना चाहिए। लव जिहाद का समर्थन करने वाली एसपी बीएसपी दोनों पार्टी और साथ में कांग्रेस पार्टी, तीनों पार्टियों को हरिद्वार में पिंडदान कर देना चाहिए। धन्यवाद। धन्यवाद। आखिर क्या है लव जिहाद, जरा देखिए। धार्मिक आतंकवाद का दूसरा नाम है लव जिहाद। सीमा पार से होती है इसके लिए फंडिंग। पाक जिहादी करते हैं लव जिहाद के लिए फंडिंग। मुस्लिम लड़कों के जरिए रची जाती है साजिश। हिंदू लड़कियों को जाल में फंसाने की मुहिम। यहीं से शुरुआत होती है लव जिहाद की कहानी। मुस्लिम पहले अपने प्रेम जाल में हिंदू लड़की को फंसाता है। लड़की जब मुस्लिम लड़के के प्रेम जाल में फंस जाती है, तब बात शादी की आती है। शादी के बाद धर्मांतरण। लव जिहाद की अजीबोगरीब कहानी है। हम आपको बताते हैं आखिरकार ये लव जिहाद है क्या भला। लव जिहाद की पहली कड़ी मुस्लिम लड़का और हिंदू लड़की से शुरू होती है। मुस्लिम जिहादियों का एक ऐसा संगठन है जो लव जिहाद के लिए मुस्लिम लड़कों को तैयार करता है। इसके लिए उनको लाखों रुपए का लालच दिया जाता है। एक बार मान जाने पर उसकी ट्रेनिंग कराई जाती है। इस ट्रेनिंग में हिंदू लड़कियों को प्रेम जाल में फंसाने के फंडे सिखाए जाते हैं। ट्रेनिंग में मुस्लिम लड़कों को वो हर बात बताई जाती है जिससे वो हिंदू लड़की को अपने प्रेम जाल में फंसा सके। एक्चुअली एक मुस्लिम लड़का मेरे पीछे पड़ा, उसने मुझे बताया नहीं शादीशुदा है वो। फिर ऐसे ही हम लोग का रिलेशन चलता गया। फिर एक दिन मुझे पता चल गया, 1.5 महीना हो गया, तभी मैं इसके प्यार में इतनी पागल हो गई। फिर मैं इसके बिना रह नहीं पाई। हमने शादी वादी कर लिया, उस शादी का बता दिया उसने। फिर शादी हो गई हमारी। इसके बाद में इसके साथ भाग के भी गई 1 हफ्ते के लिए। ट्रेनिंग के दौरान इन लड़कों को तकनीक की पूरी जानकारी दी जाती है। अच्छी तरह से ट्रेन हो जाने के बाद इन मुस्लिम लड़कों को जिहाद के काम में लगाया जाता है। आमतौर पर इसके लिए गरीब हिंदू परिवार की लड़कियों को चुना जाता है। शुरुआत दोस्ती से, फिर आर्थिक मदद या नौकरी से होती है। ये मुस्लिम लड़के देखने में भी काफी खूबसूरत होते हैं। लड़कियां उन्हें देखते ही उनके जाल में फंस जाती हैं और वो पहले उन पर खूब पैसा लुटाते हैं। जब नजदीकियां बढ़ जाती हैं, तब उन्हें अपने प्रेम में फंसाना शुरू कर देते हैं। जब लड़की बुरी तरह से उनके प्रेम जाल में फंस जाती है, सबसे पहले ये जिहादी उस लड़की का शारीरिक शोषण करते हैं। इस दौरान उसकी वीडियो क्लिपिंग या एमएमएस भी तैयार कर लिए जाते हैं ताकि बदनामी के डर से उसे मौका पड़ने पर धमकाया भी जा सके। आमतौर पर उस समय तक लड़की को ना तो लड़के के असली नाम का पता होता है और ना ही उसके सही धर्म का।
ये लड़के लड़कियों को उस हद तक ले जाते हैं कि लड़की उनके लिए जीने मरने की बातें करने लगती हैं। उसके बाद बात शादी तक पहुंच जाती है। शादी के समय लड़की को पता चलता है कि लड़का मुस्लिम है। उस समय लड़की उसे छोड़कर जा भी नहीं सकती। शादी के बाद धर्मांतरण की बारी आती है। धर्मांतरण के बाद ज्यादा से ज्यादा बच्चे पैदा करने की कोशिश होती है ताकि मुस्लिम आबादी बढ़ाई जा सके। लव जिहाद का काम भी कई तरीके से चल रहा है। कुछ लड़के तो केवल शादी करके एक हिंदू लड़की को मुस्लिम बनाकर ही रुक जाते हैं। कुछ तो ज्यादा बड़े जिहादी होते हैं। वो लड़की का इस्तेमाल करने के बाद उसे मुस्लिम देशों में भी भिजवा देते हैं और वहां से उसके बदले में मोटा पैसा वसूलते हैं। धीरज कुमार, सुदर्शन न्यूज ब्यूरो। गल्फ कंट्रीज में यहां पर शादी कर हनीमून के लिए लेके जाने वाले लड़के वहां पर लड़की का पासपोर्ट फाड़ देते हैं और ऐसे दलालों के हवाले कर सकते हैं जिसके बाद वो वापस आ नहीं सकती। अगर कहीं पर कंप्लेंट करे तो वहां के जेलों में सड़ेगी और कंप्लेंट ना करे तो भी किसी की अय्याशी का शिकार बनेगी। अगले कॉलर। जय हिंद। हाँ, जय हिंद सुरेश जी, नमस्कार। बोलिए। मैं अशोक पंचाल, दिल्ली सादरा से बोल रहा हूँ। बोलिए। हाँ सुरेश जी, ये एक पिक्चर आई थी शहीद मनोज कुमार की। उसमें जो है भारत माता को जंजीरों में कैद करा हुआ दिखाया था और वो जो जंजीरें थी ना उनको भगत सिंह ने और राजगुरु और सुखदेव ने काट तो दिया था, लेकिन उसके शरीर पे से वो जंजीर हटाई नहीं थी। किसी ने आज तक नहीं हटी है वो जंजीर। और वो जंजीर कब हटेगी, शायद मुझे विश्वास है कि आप इस जंजीर को, और मोदी जी हो गए तो ये इस जंजीर को हटा सकते हैं आप लोग। हम सब मिलकर प्रयास करेंगे और ऐसी सारी जंजीरों से भारत माता को मुक्त करेंगे इसी जीवन में। चिंता मत करिए, हम सब करेंगे। अगले कॉलर के पास चलते हैं। जय हिंद। जय हिंद चौधरी साहब। बोलिए। हाँ सर, अगर दिल्ली के कुमार की लड़की कोल्हापुर में एक मुस्लिम लड़की के साथ लेके आई है और उसको दो चार दिन यूज किया, वापर किया और उसको फिर वापस मिल गई वो, लेकिन बाद में गई, तो उसकी शादी किसके साथ करेगी सर वो? और कांग्रेस सरकार ने हमें तो पूरा मतलब महाभारत का शिखंडी बना दिया है सर। इतनी बुरी नौबत हम लोग की आई कि ना हम कुछ कर सकते। हिंदू एक नरम दिल इंसान है, इसके लिए पूरा सत्यानाश कर दिया है। इधर से हम अब आप नरम दिल है ऐसा कैसे कह रहे हैं? यही है जिन्होंने शिवाजी दिया, यही है जिन्होंने महाराणा प्रताप दिया, भगत सिंह दिए, तमाम शूरवीरों को जनने वाली ये जननी आज कैसे बांझ हो रही है? लेकिन सर महाराष्ट्र में ये कहावत है, शिवाजी जन्मे लेकिन बाजू वाले के घर में, हमारे घर में नहीं जन्मे। क्यों ये ऐसा होता है सर? क्योंकि हम डरे हुए, सहमे हुए, क्योंकि मुस्लिम का मॉब है, एक कट्टरपंथी है। हम हिंदुओं को कांग्रेस सरकार ने किसी तरह का कट्टरपंथी नहीं रहने दिया है, किसी तरह का कट्टरपंथी नहीं रही है। अगर हमारे ही लोग हम पे घाव करेंगे तो हम किस तरह जिएंगे? आप खुद सोचिए सर। और अब तो महाराष्ट्र में शिवाजी महाराज का इतिहास बदला जा रहा है। शिवाजी महाराज की कट्टरता और उनका हिंदू राष्ट्र तैयार करने का फॉर्मूला अब बदल दिया जा रहा है। और जो इस देश के लुटेरे और महाराष्ट्र के विट्ठल के मंदिर को तोड़ने वाले औरंगजेब जो थे, उसको अब शिवाजी के दुश्मन के तौर पर पेश करने का सारा जो भी सिलेबस में जो चीजें थी वो सब हट रही है। हाँ सर, आपके पास सुदर्शन चक्र है। सुदर्शन चक्र से जो नारायणी सेना की सबसे प्रबल, सबसे शक्तिशाली थी, आज की सुदर्शन सेना कुछ काम की नहीं रही है सर। आज आप पूरे हिंदुस्तान में जितने चैनल है सब मतलब पैसे के लिए काम करते हैं। आपका ही चैनल है गौ माता के लिए काम कर रहा है, हिंदुओं का हक दिलाने के लिए काम कर रहा है, बाकी कोई चैनल क्या? चलिए धन्यवाद, आप हमारे साथ बने रहिए। ऐसे सब लोग हम मिलकर, क्योंकि हम ये मिशन के तहत इस देश के लिए कुछ करना चाहते हैं और हम सब मिलकर अगर कुछ करेंगे तो निश्चित तौर पर यह निर्णय निर्णायक स्थिति में बदल पाएगा। रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद फिर आएंगे बिंदास बोल जा रहे। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं बिंदास बोल और बिंदास में हमने
उस विषय का कार्यक्रम आज फिर उठाया है। जिस शब्द को हमने इसी चैनल से जन्म दिया था, उस लव जिहाद को आज हिंदुस्तान कैंसर की तरीके से भुगत रहा है और चुप बैठने की सजा क्या होती है ये आज की लड़कियां अपने जीवन में भुगत रही है। अभी भी अगर आवाज नहीं उठा और इसको रोकने की कोशिश नहीं की, दोनों तरफ से इसकी कोशिश होनी चाहिए। अगर ये कोशिश नहीं की तो ये कैंसर आखिर काटने की स्थिति में आएगा, जो कि हिंदुस्तान के लिए और यहां के समाज के लिए कभी भी ठीक नहीं रहेगा। कॉलर के पास चलते हैं। जय हिंद। महेंद्र पाल आर्य जी हमारे साथ जुड़े हैं, बोलिए। हेलो, हाँ जी चौहान साहब नमस्ते, बोलिए। अब बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का कि आप लोग ऐसे ऐसे विषय को चुन करके उठाते हैं जो आज के दिनों में बहुत ज़रूरी है। हम इसमें बहुत दुखी भी हो रहे हैं, तो माशुरा तो दुखी भी हो रहे हैं और लोग जानते नहीं, हमारे लोग न जानने के कारण ही धोखा खा रहे हैं। ये लव जिहाद के नाम से समग्र भारतवर्ष के अंदर में इस्लामी षड्यंत्रकारियों ने जो ये मुहिम चला रखा है, वो हम हिंदू संस्कृति के लिए या वैदिक संस्कृति के लिए बहुत ही दुखद मामला है। और कुरान में तो अल्लाह ने इस लव जिहाद के लिए क्या, कुरान में अल्लाह ने जिक्र फरमाया है, वल मुहसनातु मिनन निसाई इल्ला मा मलकत अयमानुकुम, अर्थात तुम्हारे दाहिना हाथ में जितनी शक्ति है उतनी गैर मुस्लिमों को, महिलाओं को पकड़ करके ले आओ। जो शादीशुदा न हो उनसे शादी न करना, जो शादीशुदा न हो उनसे शादी करना, जो शादीशुदा हो उनसे न करना। अर्थात इस्लाम में तो कूट कूट करके भरा हुआ है, क्योंकि वो हिंदू परिवार से लड़की को ले जाते हैं तो उनके लिए तो जन्नत का टिकट बन जाता है। परिवार के लोग ये समझते हैं कि जन्नत का टिकट मिल गया हमें। तो ये जो परेशानी के साथ हम लोग झेल रहे हैं, आज समग्र भारतवर्ष के अंदर में कोई ऐसा प्रांत तो बचा नहीं है जो मुस्लिम लव जिहाद के माध्यम से हमारे घर की बेटियां बची हुई हो। और मैं तो जीते जागता प्रमाण हूं, मैं अब तक 600 बेटियों को उनके घर से निकाल चुका हूं जो ये लव जिहाद की शिकार बन चुकी थी। ये बहुत बड़ी बीमारी, जैसे कि अपने माननीय प्रधानमंत्री जी की कई बार कह देते हैं किसी बात को कि ये कैंसर जैसी बीमारी घुस गई है, तो हमारे समाज में भी यह लव जिहाद के नाम से कैंसर जैसी बीमारी घुस चुकी है। हमारे घराने के लोगों को भी सतर्क होना चाहिए, उन लोगों से भी सतर्क हमें रहना चाहिए कि इस्लाम की ये मान्यता है कि वो गैर मुस्लिमों को मुसलमान बनाए। ये तो आप लोगों की मेहरबानी थी, अपने चौहान साहब की मेहरबानी थी कि डॉक्टर जाकिर नाइक का पर्दाफाश में मुझे बुला करके उसकी दुकानदारी में हमने सेंध लगाई है, नहीं तो अब तक न मालूम क्या क्या काम होता। ये बहुत ही दुखद विषय है और हम अपने हिंदू घराने वालों को ये सूचना देना चाह रहे हैं आपके माध्यम से कि हमारे बेटियों को भी समझाना पड़ेगा। हमारे बेटी अगर समझ जाए इस बात को, बेटियां, तो हमें बहुत काम हमारा आसान हो जाएगा। मेरे पास बहुत सारे प्रमाण हैं, कई आर्य समाजी परिवार की लड़कियां भी इस तरीके से मुसलमानों के साथ भागी हुई हैं, जो 3 जगह मैं असफल रहा हूं। तो ये हमारे घर की अपनी कमी है। हमारे बिल्कुल धन्यवाद। बिल्कुल आपने सही कहा कि यह हमारी अपनी कमी है कि हम बहुत बड़ी परिवार के तरह लोग बच्चों को सिखाते हैं कि पूरा विश्व हमारा परिवार है, लेकिन उस परिवार में कौन सा नाता किसके साथ जोड़ना है इसकी चीजें हम नहीं सिखाते। अति फ्रीडम का गलत मतलब निकाला जाता है और फिर ऐसे लोग शिकार हो जाते हैं, तब उनको पता चलता है जब सब कुछ लूट चुका होता है। अगले कॉलर। जय हिंद जी, बोलिए। हाँ, मैं आकाश चौधरी बोल रहा हूँ रुद्रपुर उत्तराखंड से। मैं एक ही लाइन में अपनी बात कहना चाहूंगा कि सरकार को कोसने की बजाय हमें अपने घर में ध्यान देना चाहिए। बिल्कुल, घर में समझाते नहीं है लड़कियों को, और अगर समझाते भी हैं तो स्थिति ऐसी पैदा होगी मैं तो बालिग हो गई हूँ, मैं किसी से विवाह कर सकती हूँ, किसी से प्यार करूँ। तो ये चीज जो है हमारे घर में गड़बड़ी है, सरकार इसे चाह करके भी नहीं रोक पाएगी। अपने घर में ध्यान देना चाहिए, बस मुझे इतना ही कहना है। धन्यवाद। मैं आपको एक रेड कार्ड भी अपने स्क्रीन पर दिखाता हूं कि क्या रेड कार्ड है। देखिए, हम आपके सामने दिखा रहे हैं। यह मुंबई में बकायदा पुलिस ने सरकार को
दिया था जिसमें लिखा है सिख लड़की, क्योंकि सबसे कट्टर अगर धर्म के लिए सिख है तो उनको अगर मुसलमान बना के मतलब कोई लड़का अगर मुस्लिम लड़का उसको फंसाता है तो सिख लड़की के लिए 7 लाख रुपए दिए जाते हैं। दूसरी अन्य जो लड़कियां हैं उनको 5 लाख रुपए दिए जाते हैं। इसमें और भी कई का रेट कार्ड है। ईसाई लड़की है तो उसको 4 लाख रुपए दिए जाते हैं। जैन लड़की है तो 3 लाख दिए जाते हैं। ये कुछ शहरों में उल्टा आंकड़ा है, वहां पर सिख लड़की को जो 7 लाख मिलते हैं कई जगह पर, और जैन लड़की है तो 3 लाख मिलते, क्योंकि अगर किसी जगह पर उस लड़की को वापस देने या मोल भाव की संभावना आई तो जैन कम्युनिटी से बहुत आसानी से पैसा निकाला जा सकता है और पैसे की मात्रा उनके पास ज्यादा होती है। ये एंगल उसके पीछे पाया गया है। ये पुलिस ने हलफनामे में कई राज्यों में कोर्ट में लिखित दिया है। अगले कॉलर। जय हिंद। अच्छा, बोलिए, क्या कहना है आपको? सर मुझे कहना है कि मैं आपको आपका प्रोग्राम हमेशा देखता हूँ। जय हिंद सर। बोलिए। बात चलते हैं। जय हिंद, बोलिए। बोल रहा हूँ सर, गुजरात से। हाँ सर, मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमारे देश के अंदर, हिंदुस्तान के अंदर मुसलमान लड़कियों की इज्जत की जाती है और पाकिस्तान के अंदर लड़की दिन में भी नहीं घूम सकती। जितनी जो इज्जत हिंदुस्तान के अंदर मुसलमान की लड़की को मिलती है, ऐसी इज्जत हमको हिंदू लड़की की करनी चाहिए। और आजम खान के बारे में मैं कहना चाहता हूँ कि पहले अपने आप को मुसलमान बनाए। अगर मुसलमान बनना है तो सबसे पहले अपने चेहरे को बनाइए और ऐसी चीज सिखाइए देशभक्ति की, और किसी का इज्जत करना सीखे। पूरी यूपी का माहौल मुसलमानों ने बिगाड़ के रख दिया है। इस वजह से हम देश के जितने भी मुसलमान हैं सब बदनाम हो रहे हैं सर। मैं तो यही कहना है कि इस तरीके से ये षड्यंत्र करके पाकिस्तान की बातों में आके देश की बहन बेटी की इज्जत ना उछाले। अगर उछालते हैं तो धन्यवाद। अगले कॉलर के पास चलते हैं, उनकी बात सुनते हैं। जय हिंद। ऐसा है कि जो ये हिंदू लड़कियों के साथ ये जो शादी का ये चल रहा है, अभी टीवी में देख रहा हूँ, यदि यही उल्टा जो है मुसलमानों के साथ होने लगे तो उसमें कोई बुरी बात नहीं है। और मुलायम सिंह तो और आजम खान तो एक ही बात के लग रहे हैं, क्योंकि वो भी कन्वर्ट हैं, क्योंकि उनके ऊपर असर नहीं पड़ता, क्योंकि हिंदू है ही नहीं तो उनके ऊपर असर क्या पड़ेगा। और मुसलमान की लड़की के साथ शादी हो जाए के लड़का हिंदू का हो तो उसमें यदि पैसा देने लगे तो उसमें कोई गुनाह नहीं है। जैसे पाकिस्तान को दिखाया जा रहा है, हिंदुस्तान में मेरठ का दिखाया जा रहा है, तो ये तो खुद ही उसमें यूपी सरकार कुछ नहीं बोल रही, क्योंकि ये खुद ही मुसलमान है। अभी कल जो है ये मुलायम सिंह को अब तो जब उनको लोग पहले मुलायम कहते थे तो गुस्सा आता था, लेकिन अब मुझे किसी एक पत्रकार ने कहा कि ऐसा कहने पे मुलायम खुश होते हैं क्योंकि इससे उनके वोट और मजबूत होते हैं। अगले कॉलर। जय हिंद। सुरेश जी नमस्कार। बोलिए जी, मैं मलेशिया से बोल रहा हूँ, दुनीलाल शाह। हाँ। जैसे कि मलेशिया के सिस्टम में क्या है कि हिंदू कोई लड़का चाहे लड़की मुसलमान से शादी करे तो उसको मुस्लिम बनना है। यही हम चाहते हैं कि हिंदुस्तान में भी कोई मुस्लिम अगर हिंदू से जो शादी करता है तो उसको मतलब हिंदू बनाया जाए। जिस तरीके से हो, जो जैसे कि कानून यहाँ का है वैसे ही कानून सेम इसमें माने इंडिया में भी देना चाहिए। लेकिन उस कानून का भी तोड़ निकाला जाएगा, क्योंकि धर्मांतरण तो कुछ घंटों बाद फिर किया जा सकता है। जी, भारत में तो उसकी भी तोड़ निकाली जाएगी ना, ऐसा करने ही नहीं देना चाहिए। नहीं, जैसे कि तोड़ तो निकालना ही है ना। जैसे कि यहाँ तो हमारे जितने भी हिंदू समाज है हिंदुस्तान में, चाहे अफगानिस्तान में, चाहे पाकिस्तान में, चाहे बांग्लादेश में, हमारे हिंदू समाज जो है जो परिवर्तन हो रहा है, जैसे कि मुसलमान में जा रहा है, क्रिश्चियन में जा रहा है, तो क्यों इस पे कोई तो उसको कानून तो बनाना चाहिए हमारे देश में। बिल्कुल, धन्यवाद। हम जरा कारणों पर भी नजर डाल देते हैं। देखिए, आबादी संतुलन बदलना लव जिहाद की मानसिकता का सबसे बड़ा कारण उन कट्टर मुस्लिम संगठनों की साजिश है जो हिंदुस्तान में आबादी का संतुलन मुस्लिमों के पक्ष में झुकाना चाहते हैं। मोटे मोटे आंकड़ों के मुताबिक हर साल 1 लाख हिंदू लड़कियों को मुस्लिम धर्म में शामिल करा लिया जाता है। विदेशों से फंडिंग,
लव जिहाद के लिए खाड़ी देशों से बड़े पैमाने पर पैसा भेजा जा रहा है। ये पैसा कई बड़े मदरसों को मिलता है, जो छोटे छोटे मदरसों के जरिए इस काम को अंजाम दे रहे हैं। इन्होंने बाकायदा इसके लिए रेट कार्ड तक बना रखे हैं। लव जिहाद में शामिल कोई मुस्लिम लड़का अगर किसी जैन लड़की से शादी कर लेता है तो उसे 10 लाख रुपए तक दिए जा सकते हैं। कट्टर मानसिकता। लव जिहाद में लगे संगठन बेहद कट्टर हैं और ऐसी मानसिकता वाले युवाओं को ही इस काम में लगाते हैं। उन्हें कौम की शपथ दिलाई जाती है और इस्लाम के लिए कुछ कर गुजरने के लिए उकसाया जाता है। धोखेबाजी की भावना। लव जिहाद की शिकार हुई तमाम लड़कियों को लंबे समय तक ये पता ही नहीं चलता कि वे घर से भागकर जिस लड़के से शादी कर चुकी हैं वो मुस्लिम है। ऐसे लड़के आमतौर पर हिंदुओं से मिलते जुलते बबलू, बॉबी, समीर जैसे नाम रखते हैं और उसके जरिए धोखा देते हैं। पैसे का लालच। लव जिहाद में शामिल मुस्लिम लड़कों को पैसे का लालच दिया जाता है। आमतौर पर गरीब परिवार के लड़के पैसे के लालच में आ जाते हैं और इस साजिश में शामिल हो जाते हैं। कॉलर के पास चलते हैं। जय हिंद। केरला से बोल रहा हूँ, मिथुन बात कर रहा हूँ। बोलिए। हेलो सर। हाँ। ये लव जिहाद के बारे में ना एक्चुअली जिससे मैं हिंदी में थोड़ा सा वीक हूँ, इसीलिए मैं इंग्लिश में बोल रहा हूँ। Yes, this is a very, what I should say, this is a very much attitude from the Muslims for Hindu women. They are not giving at all any respect to the Hindu women. This love jihad is happening for the last so many years in Kerala. So this is very much na-insafi. What you say in India, this is very much na-insafi for the Hindu girls. But the thing is that अगले कॉलर के पास चलते हैं। आप भी अपनी बात को रख सकते हैं। जय हिंद। इसमें से बोल रहे हैं जो ये आप दिखा रहे हैं, इसमें जो बड़े बड़े ये नेता हमारे लोग बड़े बड़े करते हैं शादी, इसमें कोई पूछताछ करता ही नहीं है। जैसे हमारा फारूक का लड़का कर दिया वहाँ सरदार की लड़की से, उस वक्त कोई हल्ला नहीं किया टीवी वालों ने। नहीं, प्रेम विवाह अलग चीज है और किसी गलत उद्देश्य से किसी लड़की को फंसाकर शादी करना गलत चीज है। दोनों अलग चीजें हैं। वहां फारूक अब्दुल्ला की बेटी सचिन पायलट से शादी हुई है, वो एक प्रेम विवाह कैटेगरी में आता है। हाँ, हेलो। हाँ, उसके बाद जो इंदिरा गांधी मुसलमान से शादी किया, उसके बाद जो बाकी लोग बड़े लोग करते हैं मुसलमान हिंदू से, हिंदू मुसलमान से। और देखिए, मैं अगर हम बहुत ज्यादा पीछे जाएंगे, धन्यवाद आपने बात रखी, ज्यादा पीछे जाएंगे तो तब इसके पीछे के उद्देश्यों के ऊपर लोगों को शक नहीं होता था, क्योंकि तब ये मामला जिहाद से नहीं जुड़ा था, या फिर जुड़ा भी होगा, या ये जैसे महेंद्र पाल आर्य जी ने थोड़ी देर पहले कहा कि ये तो सिखाया जाता है बहुत पहले से, उसका हिस्सा था, यह हमको पता नहीं। लेकिन जब ये बात हमको बहुत बड़े षड्यंत्र के तहत देश को नुकसान पहुंचाने की कैटेगरी तक लगी, तब हमने 2007 में इसके खिलाफ सबसे पहले आवाज उठाकर उसको लव जिहाद कहा था। और उसके तब तो कई लोगों ने इस पर आपत्ति जताई थी, लेकिन आज 2014 में जब बात करते हैं तो देश का कोई ऐसा जिला छोड़िए, कोई ऐसा तहसील ब्लॉक तो क्या, लेकिन ऐसा कोई गांव भी नहीं बचा होगा जहां पर इसका कोई शिकार नहीं हुआ हो। जरा हम कुछ लड़कियों की भी प्रतिक्रिया आपको सुनवाते हैं। देखिए, उसमें से एक लड़की की पहली प्रतिक्रिया यहाँ पर देख लेते हैं। क्या नाम है आपका? संजीदा खान। आप पहले हिंदू थे? हाँ। ओके, मैं आपका हिंदू नाम जो है पुराना वाला वो नहीं पूछूंगा। मैं आपसे सिर्फ इतना पूछना चाहता हूँ कि आपने कहा कि आपके साथ धोखा हुआ है शादी के वक्त। जी, आप बताइए किस तरह का धोखा? मेरा पति ने जोर से, आवाज क्लियर नहीं आ रही। एक्चुअली एक मुस्लिम लड़का मेरे पीछे पड़ा, पहले वो मेरे पीछे पड़ा, उसने मुझे बताया नहीं शादीशुदा है वो। फिर ऐसे ही हम लोग का रिलेशन चलता गया। फिर एक दिन मुझे पता चल गया, 1.5 महीना हो गया, तभी मैं इसके प्यार में इतनी पागल हो गई, फिर मैं इसके बिना रह नहीं पाई। हम हमने शादी वादी कर लिया, उस शादी का बता दिया उसने, फिर शादी हो गई हमारी। इसके बाद मैं इसके साथ भाग के भी गई 1 हफ्ते के लिए, 1 हफ्ता उसके साथ रही। उसके बाद मेरे माँ बाप मुझे पकड़कर लेकर आए घर में। 6 महीना हो गया मैं माँ बाप के साथ थी। उसके बाद कोर्ट में जब तलाक का टाइम आया, मैंने फैसला बदल दिया, मैंने रहमान के साथ जाने का सोचा। आपने कोर्ट में फैसला बदल दिया और आपने तलाक नहीं लिया? जी। आपको लगता है कि आपकी गलती थी? बहुत बड़ी, जिंदगी की मेरी बहुत बड़ी गलती। मेरे बाप ने मुझे वहीं पे बोल दिया कि तू मेरे। अच्छा, इस रहमान की पुरानी पत्नी के बारे में बताइए। क्रिश्चियन है। वो क्रिश्चियन थी? क्रिश्चियन थी। अच्छा, मतलब वो भी लड़की मुस्लिम नहीं थी?
ओके एंड बेटी है। एक बेटी है, उसको भी छोड़ दिया उसने। जी, ये पूरा वीडियो आप सुदर्शन के YouTube चैनल पर जाके देख सकते हैं। हमने आधे आधे एक एक घंटे के ऐसे वीडियो भी डाले हुए हैं जो इसकी पूरी सच्चाई नाम के साथ बताते हैं। कुछ ने चेहरा ढका है, लेकिन कुछ हम आपको ऐसे भी वीडियो दिखाएंगे जिन लड़कियों ने अपना चेहरा ना ढकते हुए चेहरा दिखाकर कहा है कि मैं तो बर्बाद हो ही गई हूं, मैं दूसरों को बचाना चाहती हूं, इसलिए मैं खुल के अपना नाम बताकर अपना चेहरा दिखाकर चैनल पर इस बात को रखूंगी। उसके पास भी जाएंगे, लेकिन पहले कुछ और कॉलर से बात करते हैं। जय हिंद। बोलिए। मैं शालीमार गार्डन से बोल रहा हूँ। हाँ, मुझे ये कहना है कि अगर ये जो हिंदू लड़कियों के साथ हो रहा है, अगर यही मुसलमान लड़कियों के साथ हो जाएगी, क्या आजम खान क्या अखिलेश यादव को और मुल्ला मुलायम को जीने देगा क्या? वो तो काट डालने की बात करते हैं। ऐसा होने पे काट डालने के कई आपको वीडियो भी दिखेंगे। मुझे तो ये लग रहा है कि शर्म आनी चाहिए इनको। चीफ मिनिस्टर बना हुआ है, बैठा हुआ हिंदू के नाम से, हिंदू के नाम पे कलंक है ये लोग। इनको तुरंत बर्खास्त करना चाहिए था। अगर ये चीज तो बहुत टाइम से चल रही यूपी में, ये पूरे यूपी में फैल चुका है ये चीजें। धन्यवाद। हम अगले कॉलर के पास चलते हैं। जय हिंद। वंदे मातरम। बोलिए। सबसे पहले ये कि आप सभी को वंदे मातरम। आज हमारी माताओं बहनों के साथ जो अत्याचार अन्याय कुछ सेकुलर लोगों के द्वारा किया जा रहा है, उस पर सबसे बड़ा ये धर्मांतरण का मुद्दा जो अभी देखिए मेरठ से भी आया, सहारनपुर, कई जगहों से ये मुद्दा आया है। लेकिन हमारे भाई लोग और हमारे धर्म के ही लोग जब इस पर बोलने को तैयार नहीं होते, हमारे जो आके शासन में, उत्तर प्रदेश के शासन में जो लोग बैठे हुए हैं, वो लोग इस बात को उठाने की कोशिश नहीं करते। बिल्कुल भी ये नहीं सोचते कि हिंदू क्या कोई जाति नहीं है, हिंदू क्या कोई धर्म नहीं है, कोई मजहब नहीं है, केवल मुसलमान ही सब कुछ है। क्या हर काम मुसलमानों के लिए ही होगा? क्या हर चीज मुसलमानों के लिए ही करी जाएगी? हिंदुओं के लिए भी सब कुछ होना चाहिए। जैसे मुसलमान अपनी 5 साल की लड़की को ये सिखाता है कि चाहे अपने भाई के साथ भाग जाना, लेकिन जिहादी के साथ मत जाना, इसी तरह हिंदुओं को भी सिखाना पड़ेगा। धन्यवाद। वैसे तो धर्म की कट्टरता विषैली भाषा में किसी धर्म ने नहीं सिखानी चाहिए। हमें तो यही सिखाया गया है कि धर्म की पवित्रता क्या होती है। लेकिन कुछ लोग चंद पैसों के लिए, कुछ लोग धर्म की गलत व्याख्या के आधार पर जन्नत के लिए, तो कुछ लोग देशद्रोह के लिए ऐसे महापाप करते हैं। उन लोगों को उसकी सजा देनी होगी। एक और लड़की का बयान हम आपको दिखाते हैं, क्या कहती है, देखिए। परिवार से हूँ, जैन परिवार से, और मैं दिल्ली में रहती थी अपने पापा के पास। तीनों बहनें मार्केट में जाती थी। हमारी एक कपड़े की शॉप है, तो जब हम मार्केट में जाते थे तो मेन रोड पे जब खड़े होते थे तो ये बाहर ही मिलता था हमको मेन रोड पे, और हमें खूब परेशान करता था कि तुम मेरे साथ चलो, मेरे से शादी कर लो, मेरा घर बार कोई नहीं है, मैं अकेला हूँ। उसने बताया कि मैं पौड़ी का रहने वाला हूँ, पौड़ी में भूकंप आ गया था और वहाँ पे डैम बन गया, यहाँ पे मेरा कोई नहीं है, मेरे परिवार में सब खत्म हो गए, मैं अकेला हूँ, गुप्ता परिवार से हूँ। मेरे को कहता था कि मैं परेशान हूँ, अकेला हूँ, अपने दोस्त के पास रहता हूँ, और तुम मेरी लाइफ पार्टनर बनोगी तो बेटर रहेगा। शादी के टाइम पापा ने दुकान करवा के दी थी एक, तो 3 लाख रुपए दुकान में लगे थे। 4-5 साल बाद धीरे धीरे ये अपनी बदतमीजी करने लगा, मारता पीटता, लड़की को भी खूब मारता था, खूब पीटता था, मेरे को भी खूब मारता था। बस हम अपनी इज्जत की वजह से चुप रहते थे। मेरे को 3 साल बाद महसूस हुआ कि ये चीट कर रहा है, मतलब मारता था, पीटता था, दुकान पे जो भी सेल होती थी वो सब ले आता था, पैसे नहीं देता था 1 भी रुपया। दुकान पे आई थी एक लेडीज बुढ़िया, वो उसने इसको बुलाया बाहर, तो निशा ने सोचा कि पता नहीं ये कौन है, बुढ़िया इसे क्यों बुला रही है। उसने सोचा कस्टमर होगी, वैसे ही बुला रही है। तो फिर उसने जब ध्यान से सुना तो वो उसका नाम ले रही थी, दिलशाद। जब पता चला कि ये मोमडन है, सुनने में आया कि उसने एक शादी पहले कर रखी है। इसके घर वाले सोनिया बिहार में रहते हैं और इसके बाप का नाम वजूदीन है। ये होली वाले दिन हमारी मार पिटाई कर रहा था, बहुत ज्यादा गाली गलौज कर रहा था हमारे साथ में, बहुत बुरी तरह मार रहा था, शोर मचा रहे थे। हम गेट पे ही खड़े थे, मेन रोड पे ही मकान है, तो बाहर से पुलिस की जिप्सी आ रही थी। जब पुलिस वाले तो शोर सुनते ही रुक जाते हैं कि भाई शोर क्यों मच रहा है, क्या बात हो रही है। उन्होंने जिप्सी रोकी, गाड़ी रोक के आए कि भाई ये शोर कैसे हो रहा है, क्या बात है। तब मैंने कहा अंकल जी, मैंने कहा ये तो हमें जान से मार देगा, और हमें मार रहा है, हाथ पैर सब हमारे, मतलब इसने बहुत बुरी तरह घायल कर रखे थे।
मतलब इस महिला को तब पता चला जब इसको बच्चे हो चुके थे और वो बच्चे इतने समझदार हो गए थे कि उसकी बात सुनकर उनको पता चला कि जिसको बाप कहते हैं, जो अपनी मां को पति के तौर पर जिसको संभाल रही है, वो व्यक्ति पहले से शादीशुदा है और उसकी पत्नी वहां पर आई हुई है। कितने अंधे हैं। अगले कॉलर। जय हिंद। जय सर। बोलिए। जय हिंद सर। बोलिए। सर, हमारे कहने का मतलब है सर, इसमें हम लोगों की खुद गलती है सर। अगर हम अपने बच्चों को, बहन भाई महतारी को, बच्चों को अगर हम लोग डांट गांच के रखेंगे तो ये लोग अनर्गल हिंदू मुस्लिम वाले जो होता है झगड़ा लड़ाई चल रहा है कि मुसलमानों के साथ लोग नहीं जाते हैं। इसमें हम लोग अपने बहन बेटियों को पूछते नहीं है, डांटते नहीं है कि कहाँ जाती हो तुम लोग, किससे मिलती हो, कब जाती हो, कब कहाँ से आती हो। और लड़कों के ऊपर हम लोग गलती नहीं दे सकते हैं। इसमें हम लोगों का भी कमी है सर। निराल सरकार के ऊपर ही नहीं हम लोग गलती दे सकते हैं। इसमें सरकार क्या करेगा? सरकार को कोई बताकर थोड़ी कर रहा कि हम हिंदू हैं, मुस्लिम से जा रहे हैं शादी करने या मुस्लिम के साथ हम घूमने जा रहे हैं। इसमें खुद अपने आप को उसमें। धन्यवाद। अगले कॉलर के पास चलते हैं। आप भी कॉल करके अपनी बात को रख सकते हैं। जय हिंद। बोलिए, क्या कहना है आपको? चलिए, शायद कॉलर तक आवाज नहीं जा रही। अगले कॉलर के पास चलते हैं। जय हिंद। सर, मैं ये मुलायम सिंह और ये अखिलेश के बारे में बोलना चाहता हूँ। हेलो, बोलिए। हेलो। चलिए, अगले कॉलर के पास चलते। कॉलर को कहेंगे कि अपने टीवी का आवाज कम रख के म्यूट करके हमसे बात करें। जय हिंद। बोलिए, क्या कहना है आपको? सर, मुझे ये कहना है कि जिस तरह मोदी सरकार ने भी एनजीओ की फंडिंग पे भी रोक लगाई है, उस पर डिटेल्स देने पड़ते हैं, उसी तरह अगर हमारे देश में जो मदरसे हैं और जो ऐसे मुस्लिम संगठन है जिनको विदेशों से, खासतौर से गल्फ कंट्री से पैसा आ रहा है, इस पर अगर थोड़ी कड़े कानून आ जाए कि पैसा कहाँ से आ रहा है, कहाँ लग रहा है, तो ये बहुत मामले में जो है ये सब इनका आर्थिक नेटवर्क जो ध्वस्त हो जाएगा। और दूसरा चीज जो है, जो हमारे देश में अगर ये पेट्रोल पर जो डिपेंडेंसी है, जो सुब्रमण्यम स्वामी जी ने कहा कि अगर हमारा देश हाइड्रोजन फ्यूल सेल बनाना तैयार करे, रिसर्च चालू करे, तो पेट्रोल पे जहाँ डिपेंडेंसी खत्म हुई, सऊदी अरब जैसे देश तुरंत ध्वस्त हो जाएंगे। इनकी जो सिस्टम है, हमारे देश से पैसे जाते हैं, हम इनको आर्थिक रूप से जो मजबूत कर रहे हैं वो ध्वस्त हो जाएगा। और ये सब चाहे जिहाद हो, चाहे लव जिहाद हो, सब ध्वस्त हो जाएंगे। धन्यवाद। वैसे तो पेट्रोल खत्म होने की वेट करने की जरूरत नहीं, उसके पहले ही गलत कारनामों से गल्फ की कई कंट्रीज खत्म होते हुए हम आंखों से देख रहे हैं। ये पाप का घड़ा भरने के संकेत है। अगले कॉलर। जय हिंद। जय हिंद सर, मैं विवेक बोल रहा हूँ। हाँ सर, मैं 30 सेकंड आपका लोगों को छोटी जानकारी देना चाहता हूँ। बांग्लादेश में इस चीज का संगठन चल रहा है लव एंड जिहाद के नाम से। हाँ। और उसका केंद्र जो है केरल में है। उन समुदायों का ये मानना है जो अगर एक मुसलमान 2 हिंदू लड़कियों से शादी करे तो 12 बच्चे पैदा करता है, 2 लड़कियों से शादी करके, तो केवल 24 साल में मुसलमान हिंदुस्तान पर कब्जा कर लेंगे। हाल में एक पुलिस ने एक ऐसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया जिसका नाम वसीम अकरम है और वो फेसबुक पर दक्ष के नाम से प्रोफाइल बनाकर ये काम करता है, ये संगठन। धन्यवाद। ये बड़ी जानकारी हमारे स्कॉलर ने दी है। हम आपको बता दें कि हम समाज 2 धर्मों के अंदर तेड़ फैलाने के लिए नहीं, बल्कि 2 धर्मों में जो खास करके इस्लाम का गलत फायदा उठाने के लिए कुछ लोग इसका जो षड्यंत्र के तहत हिंदू धर्म को नुकसान पहुंचाने का काम कर रहे हैं, उनको उनके खिलाफ उनको सजा देने, उनके खिलाफ उनको पर्दाफाश करने के लिए कार्यक्रम लेकर आए हैं। और इसलिए यहां पर खुलकर नाम लेना जरूरी है। अगले कॉलर। जय हिंद। सुरेश जी। हाँ, बोलिए। क्या कहना है आपको? मुझे ये कहना है कि ये जो लव जिहाद का जो मामला चल रहा है हिंदुस्तान में, ये आतंक की तरह पूरा फैल रहा है। हाँ। और मैं मुंबई से बोल रहा हूँ, रामपाल। बोलिए। मैं चाहता हूँ कि देश में ये जो लव जिहाद का जो चल रहा है, सब इनका पूरा एक एजेंडा के हिसाब से चल रहा है। देश को बर्बाद करने के लिए ये पूरा जिहाद चल रहा है। जैसे आतंकवाद है, वैसा ये लव जिहाद भी है। तो हमारे देश के हिंदुओं को सचेत होना पड़ेगा, वरना ये देश पाकिस्तान बनने में ज्यादा देर नहीं लगेगा। धन्यवाद। हम जरा परिणाम भी देख लेते हैं कि ऐसा होता रहा तो क्या परिणाम होंगे। देख लीजिए। हिंदू आबादी घटेगी,
देश में पिछले कुछ सालों में हिंदू और मुस्लिम आबादी का औसत तेजी से बदल रहा है। हिंदू जहां अपनी आबादी घटा रहे हैं, वहीं मुस्लिम बढ़ाते जा रहे हैं। लव जिहाद भी मुस्लिम आबादी बढ़ाने की साजिश है। सांप्रदायिक तनाव। लव जिहाद जैसी साजिश सामने आने के बाद हिंदुओं और मुस्लिमों के बीच खाई और चौड़ी कर देगी। इससे सांप्रदायिक तनाव बढ़ेगा, सामाजिक समस्याएं बढ़ेंगी। हर साल देश की 1 लाख हिंदू लड़कियों का धर्मांतरण कराया जा रहा है। इसमें से अधिकांश की जिंदगी बर्बाद हो जाती है। ये एक बड़ी सामाजिक समस्या के तौर पर सामने आ रही है। जिहादी मानसिकता बढ़ेगी। लव जिहाद में शामिल युवक बेहद कट्टर मानसिकता के होते हैं। उनको जब एक सफलता मिल जाती है और उसके जरिए अच्छा खासा पैसा मिलता है, तो वो पैसे के लालच और कौम के नाम पर आतंकवाद की ओर भी कदम उठा लेते हैं। कॉलर के पास चलते हैं। जय हिंद। जय हिंद सर। बोलिए। अरे मैं कहना चाहता हूँ सर कि आज भारतीय जनता पार्टी एक पार्टी छोड़ करके बाकी सारी पार्टियां मुसलमान के लिए ही करना चाहता है। क्या हिंदू के लिए कोई पार्टी नहीं है? केवल भारतीय जनता पार्टी है सर। मैं कहना चाहता हूँ सर कि जो अभी घटना घटा है उत्तर प्रदेश के अंदर में, उसके लिए अखिलेश सरकार जिम्मेदार नहीं है। धन्यवाद। वही हम कह रहे हैं कि ये उनकी जिम्मेवारी है, और बीजेपी का आप नाम ले रहे तो बीजेपी और खुलकर सामने आकर इस विषय पर आवाज उठाए, ऐसे ही समय की मांग है। अगले कॉलर। जय हिंद। हाँ हेलो। बोलिए। हेलो। हाँ हाँ सर, मेरा एक क्वेश्चन है कि बाला साहब ठाकरे जर होते आज तो ये नहीं होता, मुझे ऐसा लगता है। उनके समय में भी हो रहा था, लेकिन उसको रोकने के लिए उन्होंने जो अघोषित आदेश दिए थे उसका पालन करने वालों की संख्या शायद तब ज्यादा थी, और अब शायद या तो ऐसा आदेश नहीं दिया जा रहा है, या आदेश की प्रतीक्षा क्यों की जा रही है, यह सबसे बड़ा सवाल है। अगले कॉलर। जय हिंद। बोलिए। हाँ जी। हेलो। हेलो। बोलिए। हाँ जी। अरे भाई हाजी हाजी करेंगे या बोलेंगे भी कुछ? हाँ मैं मुंबई से बोल रहा हूँ, शिवपाल सिंह तोमर। हाँ हाँ, मैं क्या बोल रहा हूँ, जो मुलायम सिंह का जो ये सब चल रहा है ना, तुष्टीकरण हिंदुओं के प्रति, जो अभी लोकसभा में जो हिंदुओं ने सबक सिखाया है, वैसा इसको विधानसभा में सिखाएगा तो इसको तुष्टीकरण करना ये भूल जाएगा। धन्यवाद। लेकिन मैंने कई बार कहा है, 5 साल बाद आने वाले चुनाव का वोटों का बदला केवल एक तरीका है, पर्याप्त नहीं है, परिपूर्ण नहीं है। रोज 365 दिन घटने वाली ये घटनाएं 5 सालों बाद हम उसका इलाज क्यों ढूंढते हैं? वो तो इलाज एक राजनीतिक और लोकतांत्रिक तरीका तो है, क्या समाज के अन्य बाकी जो उपाय है, जो योजनाएं हैं, जो तरीके हैं, वो कहा जाते हैं। इस क्षण क्या हो सकता है, इसका विचार करना चाहिए, 2.5 साल बाद आने वाले यूपी के चुनाव का नहीं। अगले कॉलर। जय हिंद। बोलिए। जैन साहब। हाँ जी, आज हिंदुओं की हालत ऐसी हो गई है जैसे सड़क के ऊपर कोई लैंप पोस्ट हो और कोई भी ऐरा गहरा कुत्ता आके वो पेशाब करके चला जाता है, और अगर हमने इसको काबू में नहीं लिया, मैं मेरे शब्दों के लिए माफी चाहता हूँ, लेकिन अगर हिंदुओं ने अभी अपने आप को नहीं संभाला और इस सिचुएशन को नहीं समझा, तो आने वाले दिनों में हमारी हालत ऐसी होगी जैसे इराक में यजीदियों की हो रही है। धन्यवाद। धन्यवाद। एक और बाइट हम आपको दिखाते हैं, देख लीजिए। अपना पूरा नाम बताइए। मनाली सावन। और इस लड़के का नाम बताइए। इसके आप कितने साल से परिचित हैं? 1.5 साल से। लड़के के बारे में आप क्या क्या जानते हैं? आपने कुछ बिजनेस देखा है उसका? नहीं देखा। लड़के का पूरा नाम? आगे का नहीं पता। आप लोग कितने बार बाहर गए घूमने? 2-3 बार। आपने अपनी किसी सहेली का इससे संपर्क कराया है? हाँ, मतलब किसी भी सहेली से इरफान को मिलाया है? नहीं मिलाया। अगर आपको सही मौका मिलेगा तो आप इसको छोड़कर वापस सही उस पर आने की कोशिश करेंगे? हाँ। पूरी तरह से? हाँ। आपके माँ बाप साथ हैं आपके? मम्मी पापा नहीं है। फिर घर में कौन कौन है? दादी।
दादी है और छोटा भाई। अच्छा, घर कैसे चलता है? दादी और मैं काम पे जाते हैं। अच्छा, तो इरफान ने कुछ पैसे दिए? देते हैं, वो कभी भी संचय को लगता है देते हैं। कितना कितना देते हैं? 1000, मतलब कि जितना मांगोगे उतना देते हैं। जितना मांगो उतना देते हैं। और अपने बारे में अपने दोस्तों से आपको मिलाया? हाँ। मिलाया, किससे मिलाया? खाली समीर से। हाँ। ये समीर यही है? इलाई। मोहम्मद इलाई? हाँ। अच्छा, और इरफान के पास गाड़ी कौन सी है? गाड़ी नहीं है। मोटरसाइकिल? उनके भाई की, उनकी नहीं है। भाई की गाड़ी है? हाँ। कौन सी? बाइक है। बाइक है। तो इसने आपको कहा है कि आपसे शादी करेगा? हाँ। अभी ये सब देखने के बाद लगता है आपको ऐसा होगा? नहीं लगता। ये बहुत लंबी बाइट है और ये हम सब अपने YouTube चैनल पर डाल रहे हैं। आप इसको जश लव जिहाद और सुदर्शन न्यूज करके भी सर्च कर सकते हैं। अगले कॉलर के पास चलते हैं। जय हिंद जी, नमस्कार। बोलिए सर, आपने एक सामाजिक मुद्दा उठाया और इस मुद्दे से हम सभी को सीख लेना चाहिए, लेकिन हमारे साथ साथ भी हमारे समाज के मुखिया प्रधान है श्री मुलायम सिंह यादव जी, उनको और उनके कुनबे को भी जरूर सीख लेना चाहिए। हमने आपके इसी प्रोग्राम में एक लड़की को कहते सुना है कि मैं उस लड़के के बिना जी नहीं सकती। वो लड़की एजेड थी। उस लड़की से एक बार आप जरूर पूछिएगा कि क्या जिस माँ बाप ने तुम्हें पैदा किया है, क्या उनके बिना जी सकती हो? और हमें साथ साथ ये भी खुद सीखना चाहिए, हमारे अपनी बहन बेटियों को या हमारे अपने हिंदू समाज को हम किसी भी हिंदू मान के चलें, इसमें यह ना देखें कि हम किस धर्म से हैं। धन्यवाद। हम जाति प्रथा के विरुद्ध हम हिंदू है या अपने आप में पर्याप्त है, ये यहां पर कॉलर कह रहे थे। हम जरा उपाय भी देख लेते हैं क्या हो सकता है। मदरसों पर लगाम। लव जिहाद के लिए सबसे ज्यादा जिम्मेदार मदरसों को माना जाता है। देश के तमाम मदरसे मुस्लिम युवकों को भड़काते हैं और लव जिहाद की सारी सुविधाएं मुहैया करवाते हैं, इसीलिए उन पर लगाम बेहद जरूरी है। कठोर कानून बने। लव जिहाद को सामाजिक साजिश माना जाए और इस पर रोक लगाने के लिए कठोर कानून बने। केरल हाईकोर्ट तक लव जिहाद पर कड़ी टिप्पणी कर चुका है, इसलिए लव जिहाद की बात साबित होने पर कड़ी सजा का कानून जरूरी है। पुलिस की सख्ती। यूपी जैसे राज्यों में जहां की सरकार मुस्लिम तुष्टीकरण में लगी रहती है, पुलिस ऐसे मामलों में आंखें मूंदे रहती है, इसलिए सबसे पहले पुलिस की सख्ती जरूरी है। आमतौर पर सब कुछ जानते हुए भी पुलिस वाले चुप्पी साधे रहते हैं। तुष्टीकरण खत्म हो। देश की तमाम समस्याओं की जड़ कुछ सियासी दलों की मुस्लिम तुष्टीकरण की भावना है। मुस्लिम वोट पाने की खातिर वे हिंदू धर्म के साथ हो रहे बड़े से बड़े अन्याय पर भी कुछ नहीं बोलते। लव जिहाद का खतरा सामने देखकर भी वे इसे या तो टाल देते हैं या कुतर्क करने लगते हैं। विदेशी फंडिंग पर रोक। मदरसों को विदेश से मिलने वाली फंडिंग की पूरी तरह जांच हो। विदेश से आया पैसा किस मद में खर्च हो रहा है, इसके लिए कड़ा ऑडिट होना चाहिए। अगर पैसे के दुरुपयोग की बात सामने आए तो उस पर पूरी तरह रोक लगनी चाहिए। ये मुद्दा हमने आपके सामने रखा। एक आध कॉलर से भी बात कर लेते हैं। वैसे आज कई कॉलर कार्यक्रम शुरू होने के पहले से अपनी बात को रखना चाहते थे। बहुत लोग ऐसे कार्यक्रमों में अपनी बात रखना चाहते हैं, सोशल मीडिया पे प्रतिक्रिया देते हैं, स्काइप से अपनी बात को पहुंचाते हैं, व्हाट्सएप पर मैसेज करते हैं। लेकिन मैं सबको यह अपील करूंगा कि केवल बात करने से नहीं होगा, कुछ उपाय करने होंगे, वो भी ठोस उपाय करने होंगे। उसके बगैर यह मुद्दा खत्म नहीं हो सकता। यह मुद्दे को रोकने के लिए संस्कारों की आवश्यकता है। घर में अच्छे माहौल और बच्चों के साथ मित्रता की आवश्यकता है। इसके साथ ही अपना कौन, पराया कौन, शत्रु कौन, षड्यंत्र क्या होते हैं, यह समझाना चाहिए। और ये उन माँ बाप के लिए सबसे बड़ी सीख है, सजा है, जो अपने बच्चों को फिल्मी हीरो हीरोइन को अपना आइडियल बनाने के लिए खुली छूट देते हैं। तब उनको पता चलता है कि पर्दे के ऊपर की जिंदगी और वास्तव की जिंदगी में कितना फर्क होता है। यहां पर वास्तव जिंदगी में नर्क का जब सामना करना पड़ता है, तब लगता है कि फिल्मी हीरो हीरोइन को आइडियल बनाकर हमने बहुत बड़ी गलती की। यह मसला एक कार्यक्रम से खत्म होने वाला नहीं है। यह मुद्दा केवल अब हिंदुस्तान की ही समस्या नहीं है। मैं ब्रेक के दौरान जस्ट गूगल पर डाल रहा था
तो यूके से लेके अमेरिका से लेके तमाम देशों में इसको लेकर बहस छिड़ी है। चाइना जैसा कम्युनिस्ट कंट्री भी इस विषय से परेशान है और ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड जैसे अपने आप को खुले विचार वाले कहने वाले देश इस विषय पर कानून लाकर सख्ती करने पर अड़े हुए हैं। लेकिन हिंदुस्तान है कि यहां के ज्यादातर वोट चाहने वाले दल इस विषय में अभी भी दलदल में फंसे हैं, लेकिन वो धर्म को, देश को, समाज को दलदल में नहीं डाल सकते। उसके लिए हमें मजबूत हाथ ऊपर उठाकर इसका सामना करना होगा, अपने बहनों को सिखाना होगा, साधु संतों ने अपने प्रवचनों में इस विषय को उठाना होगा, सामाजिक क्षेत्र के लोगों ने इस मुद्दे को मुद्दा बनाकर अगले 1 साल तक समाज में जागृति करनी होगी। ऐसे तमाम विषय अगर हम करेंगे तो हम निश्चित तौर पर लव जिहाद का सॉल्यूशन अगले कुछ महीने में निकाल सकते हैं। नहीं तो लाखों की संख्या हर महीने जो बढ़ रही है ये अब करोड़ों में जाएगी और तब ये मुद्दा हमारे हाथ से हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। हम आशा करते हैं कि ये सुझाव समाज जरूर अपने उपयोग में लाएगा। आज के लिए इतना ही। जय हिंद।